पिछले टर्म पर जो दिया था वो सबसे पहला क्वेश्चन था कि आपको IUPAC नेमिंग गिवन है, आपको स्ट्रक्चर बनाना है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है 2-chloro-3-methyl pentane। कभी भी स्ट्रक्चर बनाना हो उसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप रूट वर्ड देखिए। रूट वर्ड का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पेंटेन, तो पेंटेन का मतलब हुआ कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 5, 1 2 3 4 5। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लिखने के बाद आप उसमें कहीं से भी गिनती चालू कर दीजिए 1 2 3 4 5। उसके बाद उसमें लिखा है 2 क्लोरो, 2 पे क्लोरीन लगा दीजिए और 3 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल लगा दीजिए। तो ये आपका पहले IUPAC नेमिंग का आंसर आ गया। दिस इज 2-chloro-3-methyl pentane। और बाकी बैलेंसिंग के लिए आप हाइड्रोजन यहाँ पे लगा सकते हैं। तो जब आप हाइड्रोजन लगाने की बारी है तो आप इन नंबर्स को हटा दीजिए और हाइड्रोजन आप लगा सकते हैं। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो हाइड्रोजन लगाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो दिस इज द फर्स्ट IUPAC नेम ऑफ योर होमवर्क ऑफ NCERT एक्सरसाइज इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये NCERT का ही इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिया था मैंने तुमको। सबसे अब हम दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं। सर, दूसरे पार्ट का, हाँ ये बेटा बताइए। सर जो मैंने किया मैं आपको फोटो भेजूं, आप ऐसे ही चेक कर लीजिए। अच्छा ओके, अभी रुक जाओ। उसके बाद सेकेंड पार्ट का आंसर आप चेक करिए। एंड सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है 2-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन। तो सबसे पहले हम साइक्लोहेक्सेन बनाते हैं। तो दिस इज साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का मतलब क्लियर कट है कि उसके अंदर कहीं पे भी कोई बॉन्ड नहीं होता है। अगर बॉन्ड होता तो वो बेंजीन कहलाती। तो क्या है 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन। तो आप क्या करिए, कहीं से भी गिनती चालू कर सकते हैं और ये नाम हो जाएगा 1-chloro, 2 पे कुछ नहीं है, 3 पे कुछ नहीं है, 4 पे है। दिस इज 4-ethyl। इथाइल का मतलब हुआ C2H5 या CH2CH3। तो ये आपका सेकेंड नेमिंग हो गई 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन। थर्ड, अब हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो थर्ड पार्ट में लिखा है 4 टर्शरी ब्यूटिल 3 आयोडोपेंटेन। तो हेप्टेन का मतलब आपको सबसे पहले 7 कार्बन की चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कार्बन की चेन बनानी है। उसके बाद आप पे लिखा है 4 टर्शरी ब्यूटिल, यानी कि जो चौथी पोजीशन है उस पे आपको 4 कार्बन का एक ग्रुप लगाना है, लेकिन लगाना बड़ी स्टाइलिश तरीके से है। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब चौथी पोजीशन पे देखिए क्या लिखा है टर्शरी ब्यूटिल, यानी कि 4 कार्बन का ग्रुप बनाना है, लेकिन वो टर्शरी होना चाहिए कार्बन, यानी कि इसके साथ जो कार्बन जुड़ा होगा वो टर्शरी होगा। इसका मतलब वो कार्बन किससे जुड़ा होगा, 4 कार्बन से जुड़ा होगा। तो ध्यान से देखिए ये वाला जो कार्बन एटम है, ये कार्बन जो है क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो 4 है, लेकिन ये कार्बन खुद क्या है, ये कार्बन अगर आप ध्यान से देखिए कि वो एक कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या कहला रहा है, टर्शरी कहला रहा है। तो दिस इज टर्शरी ब्यूटिल। ठीक है ना, तो ये ब्यूटिल ग्रुप है, लेकिन जो कार्बन है उसको टर्शरी बना दिया गया है, मतलब अगल बगल हमने उसको 3 कार्बन से जोड़ दिया गया है। तो दिस इज कॉल्ड टर्शरी ब्यूटिल। तो राधिका तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन सही है, चेक किया तुमने? यस सर, बस आयोडीन और लगाना है थर्ड पे। हाँ ठीक, तो हम लोग आयोडीन लगा देते हैं थर्ड पोजीशन पे। तो थर्ड पोजीशन जहां भी आपने बनाई हो वहां पे आप आयोडीन लगा दीजिए। उसके बाद है 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूटुइन। तो ब्यूटुइन तो कोई भी बना सकता है। तो 1 2 3 4 ब्यूटुइन, तो ये हो गया ब्यूटुइन। और 1,4 डाई ब्रोमो, तो यहाँ पे भी ब्रोमीन है और यहाँ पर भी ब्रोमीन है। दिस इज 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूटुइन। फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ में लिखा है 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटिल। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे सेकेंडरी ब्यूटिल है, यानी वो कार्बन अब आपको 3 से नहीं जोड़ना होगा, 2 कार्बन से अटैच करना होगा और होंगे टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4। तो सबसे पहले आखिरी में देखिए तो आपके पास उसमें लिखा है कि बेंजीन है वो। तो दिस इज बेंजीन। तो बेंजीन की पोजीशन कर लीजिए 1 2 3 4।
और देखिए क्या लिखा है, पहली पोजीशन पे है ब्रोमीन, चौथी पोजीशन पे है सेकेंडरी ब्यूटिल। तो सेकेंडरी ब्यूटिल का मतलब ये कार्बन जो है इस तरह से 2 कार्बन से जुड़ेगा और टोटल आपको 4 कार्बन करने पड़ेंगे क्योंकि ये ब्यूटिल है और 2 पे मिथाइल है, तो 2 पे मिथाइल मैंने ये ऐड कर दिया। तो होपफुली आप लोग के ये सारे क्वेश्चंस आपके पूरी तरीके से सही होंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं आगे के लिए, और आगे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि अल्कोहल से हम किस तरह से बनाते हैं। अल्कोहल से हम एल्किल हैलाइड हम किस तरह से बनाते हैं, यानी कि अब आप हेडिंग डाल दीजिए प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हेडिंग डालिए प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो आप हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। तो हेलो एल्केन्स का जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें सबसे बेसिक रिएक्शन जो होती है सबसे ज्यादा वो यूज करते हैं। तो राधिका, इस कंपाउंड का क्या नाम होता है जो मैंने अभी आपकी स्क्रीन पे लिखा है, SOCl2? क्या नाम होता है बेटा SOCl2? आवाज आ रही मेरी? राधिका मेरी आवाज आ रही बेटा? यस सर आ रही है। तो बेटा SOCl2 का नाम होता है थायोनिल क्लोराइड। क्या नाम होता है? थायोनिल क्लोराइड। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, आज हम दोबारा बता रहे हैं। SOCl2 मैंने कई जगह बना करके आपको बताया है, तो आपको ध्यान रखना होगा SOCl2 का नाम होता है थायोनिल क्लोराइड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आप हायर लेवल तक यूज करेंगे कि कभी भी अल्कोहल से आपको अगर एल्किल हैलाइड बनाना है और उसमें एल्किल हैलाइड की यील्ड आपको काफी अच्छी चाहिए, तो आप इसी रिएक्शन को ज्यादातर यूज करेंगे। इसमें OH हटता है और Cl आता है, और बाकी दो जो गैसेस होती है वो हवा में उड़ जाती है, इसलिए हम उसको कहते हैं एस्केपेबल गैसेस। तो कौन सी दो गैसेस बनती हैं? SO2 और HCl। ये दोनों ही गैसेस के फॉर्म में बनती हैं, इसलिए यहाँ पे जो एल्किल हैलाइड होता है वो प्योर फॉर्म में आपको ऑब्टेन्ड होता है। तो ये रिएक्शन आपको खासकर याद रखनी पड़ेगी क्योंकि इससे एल्किल हैलाइड की यील्ड काफी अच्छी मिलती है क्योंकि बाकी दोनों गैसेस होते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, अगर आप अल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं रेड फॉस्फोरस की, तो ऐसे रेड फॉस्फोरस लिखा रहता है, रेड फॉस्फोरस। फॉस्फोरस भी खुद 3 तरह के होते हैं, व्हाइट फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस। तो रेड फॉस्फोरस ऑब्लिक क्या लिखा हो सकता है? ऑब्लिक Br2 भी लिखा हो सकता है, ऑब्लिक I2 भी हो सकता है, ऑब्लिक Cl2 भी हो सकता है। तो अगर Br2 लिखा होगा तो RBr बन जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, रेड फॉस्फोरस ऑब्लिक Br2 अगर लिखा है तो RBr बन जाएगा, Cl2 लिखा है तो RCl बन जाएगा, ठीक है, I2 लिखा है तो RI बन जाएगा। तो एल्किल आयोडाइड, एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड को बनाने का ये एक आसान तरीका है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कई सारी रिएक्शंस होती है लेकिन मैं सारी रिएक्शंस का डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, जो मैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वही आपको बता रहा हूँ और ये आपको याद रखनी होगी, ठीक है। इसके अलावा ये ज्यादातर जितने भी एल्किल हैलाइड है ये सब प्राइमरी या सेकेंडरी बनते हैं। अभी हम टर्शरी एल्किल हैलाइड्स की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि टर्शरी एल्किल हैलाइड्स के लिए कुछ खास अलग से रिएक्शंस कराई जाती हैं। हम कभी भी कोई भी रिएक्शन करा रहे हैं तो वो ज्यादातर मान के चला करो वो प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए ही है, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक रिएक्शन और लिखा देता हूँ कि अगर आप अल्कोहल लेते हैं, ये कोई भी अल्कोहल हो सकता है, और उसकी HCl से रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, तो यहाँ पे बनता है RCl प्लस वाटर। ये भी रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान देनी होगी कि इस रिएक्शन का क्या मतलब है। तो
ये तीनों ही रिएक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी होगी कि आपने प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स को करने के लिए अब की किसका सहारा लिया है, आपने अल्कोहल का सहारा लिया है। तो यहाँ पे डाल दीजिए दिस इज फ्रॉम अल्कोहल्स। अल्कोहल्स का सहारा लेकर के आपने क्या बनाए हैं, आपने बनाए हैं हेलो एल्केन्स। ये बात आपको याद रखनी होगी, ठीक है। उसी तरीके से जो ये मेथड्स हैं ये और भी ज्यादा होते हैं बनाने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को भी यूज करके हम लोग बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे और इसकी रिएक्शंस किस तरह से होती है वो आपको ध्यान देनी पड़ेगी। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। एरिल क्लोराइड्स, एरिल क्लोराइड्स का मतलब कौन से, एक होता है एल्किल, एक होता है एरिल। एरिल का मतलब एरोमेटिक। एरिल क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स मतलब जो बेंजीन से जुड़े हुए हैं, can be easily prepared, can be easily prepared by electrophilic substitution, electrophilic substitution। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब मैं आपको पहले क्लियर करा चुका हूं कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड ब्रेक होता है और वहां पे कोई जाके सब्स्टिट्यूट हो जाता है और वहां से एक ग्रुप जो लगा होगा पहले से वो हट जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जाके सब्स्टिट्यूट हो रहा होगा, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। जब न्यूक्लियोफाइल जाके सब्स्टिट्यूट होता है तो उसको हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि एरिल क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन of arenes with chlorine and bromine, with chlorine and bromine in presence of Lewis acid catalyst, Lewis acid catalyst like iron or iron 3 क्लोराइड। तो बच्चों ये बात आपको ध्यान देनी होगी। क्या मैंने आपको बताया, मैंने सिर्फ आपको इतना बताया कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है वो किस तरह से रिएक्शन आपको परफॉर्म करनी है। तो आपको बिल्कुल ये याद रखना पड़ेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये रिएक्शन एल्किल हैलाइड्स या ब्रोमाइड्स के लिए नहीं है, ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एरिल क्लोराइड्स और एरिल ब्रोमाइड्स के लिए है, ना कि एल्किल के लिए। तो यहाँ पर अगर आप इस रिएक्शन का एग्जांपल देके करना चाहें तो आप ये याद रखिए, जैसे आपने मान लीजिए एक कंपाउंड ले लिया टोलुइन, और अगर आपने इसकी रिएक्शन कराई है क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ Fe, ठीक है, तो रिएक्शन कैसे होगी। सबसे पहले तो आपको कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे जो X है वो बेंजीन में कहाँ पे जुड़ेगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ कि जो टोलुइन में मेथाइल ग्रुप लगा होता है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। इसका मतलब जब कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा अटैक करने के लिए तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा उसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो दिस इज योर ऑर्थो पोजीशन और दिस इज पैरा पोजीशन। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये प्रोडक्ट ऐसे क्यों बना, मेटा पोजीशन पे ही एक्स जाके क्यों नहीं अटैच हुआ। मेटा प्रोडक्ट, यहाँ पे मेटा प्रोडक्ट नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता, क्योंकि जो टोलुइन होता है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पे ऑर्थो पैरा आइसोमर्स बन सकते हैं, जिसमें पैरा आपका क्या होता है, पैरा आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। ये मैं आपको काफी बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं,
और अगर आप इसके बारे में और जानना चाहें, क्योंकि आपको एक एक बात पता होनी चाहिए, तो आपके लिए पेपर क्रैक करना काफी आसान काम होता है। द ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स can be easily separated due to large difference in their melting points. तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा यहाँ पे, द ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स कैन बी इजिली सेपरेटेड ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन देयर मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक है बच्चों, ये बात आपको याद रहेगी। उसके आगे मैं लिखना यहाँ स्टार्ट करता हूं कि रिएक्शंस विद आयोडीन आर रिवर्सिबल इन नेचर। लेकिन अगर यही रिएक्शन आयोडीन के साथ होती तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल इन नेचर होती। ये कई सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो एग्जाम में जब पूछे जाते हैं लोगों को लगता है कि ये तो आईआईटी का पेपर है, लेकिन मैं आपको सही बताऊं वो एनसीईआरटी के कहीं कहीं बीच के पॉइंट्स ऐसे यूज कर लेते हैं कि आपको पता नहीं पड़ता है। तो मैं यहाँ पे आपको लिखवा देता हूं, the reaction with iodine are reversible in nature and require the presence of ओके राधिका, तुमको स्क्रीन नजर नहीं आ रही होगी? नो सर। हाँ पता नहीं, बच्चे अजीब टाइप के हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, इस पे कॉलिंग कर रहे हैं। हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं दूसरे पॉइंट्स की तरफ। तो अब हम लोग जो रिएक्शन कंसिडर करने जा रहे हैं वो रिएक्शन बहुत ही ज्यादा एग्जाम में आने वाली है। जो अब हम लोग रिएक्शन करने जा रहे हैं वो रिएक्शन है सेंडमायर रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड सेंडमायर। कई लोग इसको सेंडमेयर रिएक्शंस भी कहते हैं, सेंडमेयर रिएक्शंस। ठीक है, दिस इज सेंडमेयर रिएक्शन, आपको याद रखना होगा सेंडमेयर रिएक्शन। तो क्या होता है सेंडमेयर रिएक्शन में, मैं आपको डिटेल में बताता हूं। व्हेन अ प्राइमरी एरोमेटिक अमीन डिसॉल्व्ड और सस्पेंडेड इन कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड्स, यानी आप हमारी आवाज से समझ गए होंगे कि ये रिएक्शंस अमीन के लिए होती है। कौन सी अमीन? प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। बहुत तुमको ध्यान से सुनना पड़ेगा तभी तुम एग्जाम में क्वेश्चन कर पाओगी, अदरवाइज क्वेश्चन हो ही नहीं सकते एग्जाम में। दिस इज प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स के लिए रिएक्शंस होती है ये। भाई प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन के साथ NH2 लगा हो, लेकिन NH2 जो लगा है दिस इज कॉल्ड प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। इसको हम लोग प्राइमरी एरोमेटिक अमीन कहते हैं। दिस इज नॉट सेकेंडरी एरोमेटिक अमीन। अगर सेकेंडरी एरोमेटिक अमीन होता तो इस बॉन्ड के आगे CH लिखा होता और NH2 के NH, ये NH2 से NH हो जाता और ये बगल में इस तरह से नजर आता, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं। तो दिस इज प्राइमरी होता है और दिस इज सेकेंडरी 2 डिग्री अमीन। और अगर आप 3 डिग्री अमीन आपने कभी नहीं देखा तो दिस इज कॉल्ड 3 डिग्री अमीन। तो कहने का मतलब ये है, जब हमारा अमीन प्राइमरी एरोमेटिक अमीन होगा तो रिएक्शन जो होगी तभी सेंडमायर रिएक्शन हो सकती है। और मैं आपको बता देता हूं ये रिएक्शन क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है कि प्राइमरी एरोमेटिक अमीन कौन सी रिएक्शंस देते हैं। 4 तरह के ऑप्शंस आते हैं जो बहुत ही कंफ्यूजिंग होंगे, उसमें से एक सेंडमायर रिएक्शन भी होगा। तो आपको सेंडमायर रिएक्शन पे टिक करना होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो वो कौन कौन दे सकते हैं। ऐसा थोड़ी नहीं कि पूरी भीड़ आकर के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देने लगेगी, ऐसा नहीं होता। हर रिएक्शन का एक सिम्टम होता है। जैसे सेंडमायर रिएक्शन कौन देता है? प्राइमरी एरोमेटिक अमीन देता है। कैसे देता है पहले हम उसको समझ लेते हैं। समझने के लिए सबसे पहले हम रिएक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। NaNO2 प्लस HCl, या आप HBr भी लिख सकते हैं। हम जनरल कर देते हैं इसको, जनरल तरीके से हम इसको HX लिख देते हैं। HX का मतलब 273 से 278 केल्विन। ठीक, तो ये बन जाएगा N2 प्लस Cl माइनस, ये बन जाएगा N2 प्लस X माइनस। और इसका नाम हो सकता है आप भूल जाए, तो मैं नाम इसका लिख देता हूं। अगर ये Cl माइनस होता तो हम लिखते बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये X माइनस है तो बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड लिख देते हैं, क्योंकि हैलाइड में आप ब्रोमाइड भी लिख सकते हैं, क्लोराइड भी लिख सकते हैं। सिर्फ ये ब्रोमीन और क्लोरीन के लिए ही होती है, आयोडीन के लिए नहीं है, वो दूसरी रिएक्शन होती है। और ज्यादातर रिएक्शन हम ब्रोमीन और क्लोरीन के लिए बताते हैं। आयोडीन और उसके आगे के लिए थोड़े से उसमें एक्सेप्शंस आ जाते हैं। जैसे आपने इसके पहले वाले में देखा कि अगर आयोडीन के साथ होती है तो ये क्या होता है, अगर I2 के साथ इसकी पहली वाली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है तो वो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी। दिस इज कॉल्ड बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड। इसको हम लोग बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड कहते हैं। और बेटा अभी सेंडमायर रिएक्शन अब स्टार्ट हुई है। अब क्या होता है, जो बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड बना है ये Cu2X2 से रिएक्शन करता है, तब आपके फाइनल प्रोडक्ट बनता है। दिस इज कॉल्ड एरिल हैलाइड, जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, लाइक दिस इज कॉल्ड एरिल हैलाइड। प्लस नाइट्रोजन गैस लिबरेट होती है, वो एस्केपेबल गैस होती है, इसलिए ये ज्यादा मात्रा में बनता है एरिल हैलाइड। वो शुद्ध होता है और प्योर होता है। आप अलग से लिख लीजिए, जो आपका X है वो Cl भी हो सकता है। दिस इज कॉल्ड सेंडमायर रिएक्शन। तो सेंडमायर रिएक्शन जो मैंने लिखी है वो कहां से चालू होती है? बेसिकली वो चालू यहां से होती है। दिस इज सेंडमायर रिएक्शन। लेकिन उसको बनाई कहां से जाती है? बिल्कुल स्टार्टिंग से उसके बारे में बताया जाता है। और जो स्टार्टिंग वाली रिएक्शन है, यानी ये रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन जो आपने ये बनाया है, इस रिएक्शन को हम लोग पता है क्या कहते हैं? इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। तो ये मैंने जो अलग अलग बॉक्स बनाए हैं, बुक्स में इतना ज्यादा डिटेल्स में नहीं बनाया जाता है, बताया जाता है। जो मैंने ऊपर बॉक्स बनाए ये डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन है। और डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन में बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और जब उसकी हम सेंडमायर रिएक्शन करते हैं तो बनता है क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, लाइक दिस। तो ये जो ऊपर है, ऊपर वाली रिएक्शन का नाम एक और भी होता है, उसको हम लोग कहते हैं डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन ऑल्सो। ठीक है, क्या कहते हैं? डाइएजोटाइजेशन भी कहते हैं। तो ऊपर वाला जो अलग से मैंने बॉक्स बना दिया ये डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन है, और नीचे वाला जो बॉक्स बनाया है उसको सेंडमायर रिएक्शन कहते हैं। तो आज के बाद आपको बताना पड़ेगा कि अगर सेंडमायर रिएक्शन होगी तो उसके लिए आपके पास प्राइमरी एरोमेटिक अमीन होना कंपलसरी है, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं हो सकती है। तो मैं हर बात को 4-4 बार बता रहा हूं। आई होप तुम्हें ये याद रहेगा और तुम एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन सही करके आओगी। ठीक है, कि मैं तुमको ये सोच के पढ़ाता हूं कि तुम सारे क्वेश्चन सही करके आओ। When a primary aromatic amine dissolved, मैं तुमको उसके बारे में बता देता हूं, और suspended in cold aqueous mineral acid, ठीक, is treated with sodium nitrite, is treated with sodium nitrite
A diazonium salt is formed. A diazonium salt is formed. ठीक है ना, तो डाइजोटोनियम सॉल्ट बनता है, तभी ये रिएक्शन हो पाती है। ठीक है, और राधिका तुम्हें याद रखना होगा कि जो Cu2Cl2 हो या Cu2Br2 हो, उसका नाम पता है क्या होता है? इसका नाम होता है क्यूप्रस हैलाइड। क्यूप्रस हैलाइड, क्लोराइड होगा तो क्लोराइड, ब्रोमाइड होगा तो ब्रोमाइड। उसका नाम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज क्यूप्रस ब्रोमाइड। क्या कहते हैं इसको? क्यूप्रस ब्रोमाइड। अगर XBr होगा तो, अगर XBr होगा तो ये क्यूप्रस ब्रोमाइड है, XCl होगा तो क्यूप्रस क्लोराइड है। ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। इसके आगे आप और भी लिख सकते हैं पैराग्राफ चेंज करके कि मिक्सिंग द सॉल्यूशन ऑफ freshly prepared diazonium salt with cuprous chloride result in the displacement, result in the formation of aryl halide। तो उसमें काफी सारे पॉइंट्स मैंने इसलिए लिखवा दिए हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि ये बिल्कुल ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइजोनियम सॉल्ट होना चाहिए। यानी जब लैब वर्क होता है तो लैब वर्क में ये जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होगा तो ही उसको माना जाएगा, तभी वो रिएक्शन दे पाएगा Q प्लस क्लोराइड के साथ। मान लो उसको बने हुए 2 दिन हो गए तो वो रिएक्शंस नहीं दे पाएगा क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है बेटा, समझ में आया? राधिका मेरी आवाज समझ में आ रही है? यस सर। ओके।